बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर 4 है, ठीक है। और इससे पहले लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने सर्किट थ्योरी के बेसिक फंडामेंटल चीज़ें पढ़ी थी। सर्किट थ्योरी के अंदर अननोन पैरामीटर्स जो होते हैं वो वोल्टेज होता है, करंट होता है और रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। तो हम ये देख चुके हैं कि वोल्टेज क्या चीज़ है, करंट क्या चीज़ है, और आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि व्हाट इज अ रेजिस्टर। बेसिकली इट इज अ डिवाइस एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टर्स के बारे में जो है वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि व्हाट आर रेजिस्टर्स। अच्छा, यहाँ पर एक पिक्चर देखें, हमें डायग्राम के अंदर नजर आ रहा है कि बहुत सारे टाइप के रेजिस्टर्स जो है वो होते हैं। ये देखें, टाइप्स ऑफ रेजिस्टर्स। बेसिकली जो रेजिस्टर हमारी लैब्स के अंदर मौजूद होता है वो इस तरह का होता है। ये एक्चुअल पिक्चर है रेजिस्टर की, ठीक है। और यहाँ पर क्लासिफिकेशन बहुत अच्छी हुई हुई है, इसको डायग्राम को गौर से देखें। रेजिस्टर्स को इन्होंने दो तरह से क्लासिफाई किया हुआ है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेजिस्टर, लीनियर एंड नॉन लीनियर रेजिस्टर। और लीनियर और नॉन लीनियर रेजिस्टर जो है वो किस तरह के रेजिस्टर होते हैं अभी हमें ठीक से समझ में नहीं आएगा, लेकिन बहरहाल थोड़ा थोड़ा सा आ जाएगा। लीनियर रेजिस्टर्स वो होते हैं जो कि ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, यानी अगर हम उनके अक्रॉस वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो करंट जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी के साथ में जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। और नॉन लीनियर रेजिस्टर वो होते हैं जिनके अंदर करंट वोल्टेज के साथ में लीनियरली इंक्रीज नहीं होता, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखती हूँ, व्हाट इज एन ओम्स लॉ। लीनियर रेजिस्टर्स ओबेज ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो अगर हम किसी भी जगह पर वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट जो है वो बढ़ेगा और उसका ग्राफ इस तरह से आएगा, और उसकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी। दिस इज V, दिस इज I। ग्राफ इस तरह से आएगा स्ट्रेट, तो ये कहलाता है लीनियर। तो लीनियर रेजिस्टर वही होते हैं जिनके अंदर अगर हम वोल्टेज बढ़ाते जाएं तो करंट भी बढ़ता जाता है विद अ लीनियर प्रोपोर्शन। नॉन लीनियर का मतलब ये होता है कि लीनियर प्रोपोर्शन के साथ में नहीं बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, V is equal to I square RO, let's suppose। ये V is equal to एक्सपोनेंशियल I, 2I कर लेते हैं, लेट्स सपोज। ठीक है, 2I कर लेते हैं, ट्वाइस हो जाएगा, यानी क्यूब भी लगा लेते हैं, आई क्यूब या आई स्क्वायर या आई क्यूब या आई फोर या एक्सपोनेंशियल। तो इसका कर्व जो होगा वो किसी और तरह का होगा। ये एक लाइन है, ये कर्व होगा, ठीक है। तो ये नॉन लीनियर कहलाएगा। तो जो रेजिस्टर्स इस ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं वो लीनियर रेजिस्टर कहलाते हैं, और जो ओम्स लॉ को वो भी नहीं करते वो नॉन लीनियर होते हैं, ठीक है। नॉन लीनियर है ये सारे के सारे। ये एक भी इसके अंदर करंट स्क्वायर के साथ में चेंज हो रहा है, बहुत तेजी के साथ में, इसमें बहुत ज्यादा तेजी के साथ में चेंज हो रहा है। तो दीज आर नॉन लीनियर रेजिस्टर। तो यहाँ पर हम पिक्चर देख सकते हैं कि इसके अंदर दो तरह के हमारे पास रेजिस्टर हो गए, ठीक है, लीनियर और नॉन लीनियर। अच्छा, अब इसको गौर से देखें, ये देखें लीनियर रेजिस्टर जो है इसकी डायग्राम बनी हुई है, ब्लू कलर बैकग्राउंड है और इसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट तरह की लाइंस बनी हुई है। ये बेसिकली ये वाला रेजिस्टर है, ठीक है। ये एक टाइप है लीनियर रेजिस्टर की विच इज नोन एज द मेटल फिल्म रेजिस्टर। तो लीनियर रेजिस्टर्स भी मजीद हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि किस तरह से होते हैं, दो तरह, फिक्स्ड और वेरिएबल। फिक्स्ड रेजिस्टर वो होते हैं जिनकी रेजिस्टेंस जो होती है वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है, यानी कि अगर इसकी रेजिस्टेंस 2 ओम्स है तो 2 ओम्स ही रहेगी थ्रू आउट अवर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। जबकि वेरिएबल रेजिस्टर कैसा होता है, वेरिएबल रेजिस्टर के अंदर उसकी वैल्यू रेजिस्टेंस की चेंज हो सकती है, ठीक है। और ये कंट्रोलेबल होते हैं। दो तीन तरह के वेरिएबल रेजिस्टर्स का नाम आपने सुना होगा, पोटेंशियोमीटर हो गया, ठीक है, देखो रियोस्टेट है और ट्रिमर है। तो ये सारे के सारे जो है वेरिएबल रेजिस्टर्स है।
जो कि हम लैब के अंदर या अपने सर्किट थ्योरी के अंदर, सर्किट डिजाइनिंग के अंदर हमें पता होना चाहिए कि किस किस तरह के डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टर्स जो है वो अवेलेबल है। कहीं अगर हमें वेरिएबल रेजिस्टर की जरूरत है तो हम इन तीनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, फिक्स रेजिस्टर्स के अंदर अब ये देखिए मजीद और क्लासिफिकेशन आ गई कि ये जो फिक्स रेजिस्टर्स होते हैं ये भी डिफरेंट तरह के आते हैं। एक कार्बन का बना हुआ होता है, ये डार्क बैकग्राउंड है इसका, सही। और एक वायर बाउंड रेजिस्टर है, थिक फिल्म रेजिस्टर है, थिन फिल्म रेजिस्टर है, सही। इसके डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन जो है वो यहाँ मौजूद है। अच्छा जनाब, ये जो है वेरिएबल रेजिस्टर तो हम लोगों ने यहाँ पढ़ लिए थे। अब ये जो थिक फिल्म रेजिस्टर है ये भी, अब इनकी मजीद क्लासिफिकेशन यहाँ आ रही है। थिक फिल्म रेजिस्टर्स ये देखिए, फ्यूजिबल रेजिस्टर्स, सरमेट फिल्म रेजिस्टर और मेटल ऑक्साइड, ये जो है तीनों के तीनों थिक फिल्म है। और थिन फिल्म जो है वो कौन से वाले, कार्बन फिल्म और मेटल फिल्म रेजिस्टर। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो रेजिस्टर है उसमें भी अब देखें हमारे पास कितनी वैरायटी जो है वो मौजूद है। और नॉन लीनियर रेजिस्टर जिसके अंदर हम कहते हैं कि रेजिस्टेंस जो है, वोल्टेज अगर हम अप्लाई करें तो रेजिस्टेंस लीनियरली इंक्रीज नहीं होती है बल्कि नॉन लीनियरली इंक्रीज होती है, करंट नॉन लीनियरली इंक्रीज होता है। तो ये देखें ये भी बहुत सारे हैं। थर्मिस्टर हो गया, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर हो गया, रेजिस्टर हो गया, फ्लेक्सिबल रेजिस्टर हो गया, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट तरह के रेजिस्टर्स हैं और ये इनकी एक्चुअल पिक्चर्स है, ये देखने में इस तरह से नजर आते हैं, ये एक्चुअल पिक्चर्स हैं। तो किसी वक्त मैं आप लोगों से सर्किट डायग्राम जो है वो शो करूंगी, कोई बोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक बेंच, तो उसके अंदर आप देखिएगा कि कितनी तरह के हमारे पास कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। ये एक मैंने पिक्चर आप लोगों को यहाँ पर शो की है विच इज दी टाइप ऑफ रेजिस्टर्स, ठीक है। यहाँ थोड़े दिन, एक दो लेक्चर्स पहले मैंने आप लोगों को तस्वीर शो की थी बेसिक सर्किट कंपोनेंट्स की। इसमें भी मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुत सारी तरह के कंपोनेंट्स होते हैं और उसमें से एक रेजिस्टर था, ठीक है। अब आप ये देखें कि रेजिस्टर भी कितनी तरह का होता है, तो इसका मतलब है ट्रांजिस्टर भी बहुत सारी तरह के होंगे, डायोड्स भी यकीनन, एलईडीज भी, फोटो डायोड्स भी, कैपेसिटर्स भी। तो we have variety of components which we used in our circuit theory and we should know what are the properties of these components. तो we should learn. तो ये डिफरेंट टाइप के जो रेजिस्टर्स हैं ये हमारे पास इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, ज्यादातर लैब के अंदर ये रेजिस्टर नजर आता है। अगर आपकी लैब होगी तो आप ही देखिएगा, फिक्स ये वाला रेजिस्टर होता है। और उसके अलावा ये रेजिस्टर भी लैब के अंदर मौजूद होता है। ये रियोस्टेट पोटेंशियोमीटर भी जनरल लैब के अंदर जो है वो मौजूद होता है। तो ये तीन चार रजिस्टर ये जो है कि आपको अपनी लैब के अंदर भी नजर आएंगे, ठीक है। बाकी ये इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जब प्रैक्टिकल आप लोग करेंगे तो वहां पर आप लोग शायद देखें। अच्छा जनाब, ये लेकिन ये सारे के सारे फिक्स्ड हैं, इनकी वैल्यू जो है वो, सॉरी, लीनियर है। और इसमें से कुछ फिक्स्ड हैं जिनकी वैल्यूज फिक्स हैं और कुछ वेरिएबल हैं जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। अच्छा, अब ये जो लाइंस नजर आ रही है ना रजिस्टर के ऊपर, आप ये देख रहे हैं, ये जो लाइंस नजर आ रही हैं आखिर ये क्या चीज है, ये देखें, इसके ऊपर लाइन बनी हुई है, इसके ऊपर लाइन बनी हुई है। अच्छा, फिक्स रजिस्टर है ये सारे के सारे, लेकिन इस पे लाइन नहीं है, इस पे लाइन नहीं है, किसी पे आपको लाइंस नजर आ रही हैं। अच्छा, जिनके ऊपर लाइन नहीं है ना, वो उनके ऊपर लिखा हुआ होता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टेंस, ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टेंस, या इनके ऊपर लिखी हुई होगी। लेकिन तो खैर है ही, नॉन लीनियर, इनके ऊपर नहीं होगी। तो लेकिन ये है कि बहुत सारे ऐसे रेजिस्टर्स हैं इसके अंदर जिसमें लाइंस यहाँ पर हमें नजर आ रही हैं। तो बेसिकली ये जो लाइंस हैं यहाँ आप देखेंगे, ये लाइंस किसी के अंदर 1 2 3 4 5 लाइंस हैं, किसी के अंदर ये देखें गोल्डन सी लाइन नजर आ रही है, 1 2 3 3 लाइंस हैं किसी के अंदर, किसी के अंदर 4 हो गई, ये देखें, ये गोल्डन सी लाइन है, 1 2 3 4। तो ये जो है ना, ये कलर कोडिंग कहलाती है। और यहाँ पर जो है ना वो वैल्यूज, इन कलर कोड्स का को मतलब होता है, और यहाँ से हम जो है वो रेजिस्टेंस की वैल्यूज को रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया कि रेजिस्टर्स जो होते हैं प्रैक्टिकली बहुत सारी तरह के हमारे पास मौजूद होते हैं।
और फिक्स रजिस्टर्स के अंदर जो लैब में हमारे पास बेसिक रजिस्टर्स हैं उनके ऊपर कोई कलर कोड्स मौजूद होते हैं, उसको अभी हमें रीड करना सीखना है। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं पहले। ये जो है वो एक डायग्राम है। यहाँ पर नीचे हम देख रहे हैं इधर, ये देखें, ये 3 बैंड कलर कोडिंग जो है ये 3 बैंड कहलाती है। ये 4 बैंड है, 1 2 3, ये 3 बैंड कलर कोडिंग कहलाती है। और ये 4 बैंड 1 2 3 4, 5 बैंड है 1 2 3 4 5, और ये 6 बैंड है 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये जो कलर्स होते हैं ये बैंड्स कहलाते हैं। ठीक है, कितने बैंड्स बने हुए हैं, तो ये बैंड्स कहलाते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले हम आसान वाले से शुरू करते हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि गैप होता है बिटवीन बैंड 3 4 एंड इंडिकेट्स रीडिंग डायरेक्शन। ये एक एरो भी बना हुआ है। अब ये कह रहे हैं कि आप अगर गौर से देखेंगे तो कुछ कलर्स तो हमें करीब करीब नजर आएंगे और कुछ हमें दूर नजर आएंगे। ये देखें, ये पूरे के पूरे इनमें गैप ज्यादा है और इनके अंदर गैप ज्यादा नहीं है। इनके अंदर गैप ज्यादा नहीं है, इनमें गैप ज्यादा नहीं, इनमें गैप ज्यादा नहीं, लेकिन एक अकेला इधर पड़ा हुआ। ये देखिए, तो अब हमें रीडिंग कहाँ से शुरू करनी है, यहाँ से शुरू करनी है जहाँ पे गैप ज्यादा नहीं है। तो दिस इज अवर फर्स्ट बैंड, सेकंड बैंड एंड थर्ड बैंड। दिस इज फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। यहाँ से शुरू नहीं करना है। अगर हम फिर उसको रिवर्स डायरेक्शन में शुरू कर देंगे तो हमारी कलर कोडिंग बिल्कुल चेंज हो जाएगी और फिर हमारी वैल्यू बिल्कुल अलग निकलेगी। ओके, तो हमें जो स्टार्ट करना है वो कहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। अच्छा ये कलर कोडिंग है। तो यहाँ पर कलर्स की वैल्यूज लिखी हुई हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की फॉर्म में। इसको मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या है। सबसे पहले तो ये कलर्स है, ये देखिए, ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू वायलेट ग्रे वाइट गोल्ड सिल्वर एंड नन। अच्छा जनाब, ये जो कलर कोडिंग है ना, इसको याद करने के लिए एक इन्होंने फ्रेज लिखा है साथ में ताकि ये चीज हमें याद हो जाए कि बैड बियर रॉट्स आवर यंग गट्स, यानी हम बुरी जो शराब होती है वो हमारे मेदों को, गट्स को, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब कर देती है। ठीक है, बैड बियर रॉट्स आवर यंग गट्स बट वोडका गोज वेल गेट सम नाउ। वोडका जो है वो सही है, ठीक है, और उससे कुछ नहीं होता। गेट सम नाउ है थोड़ा सा पी लेते हैं। तो ये एक जस्ट फ्रेज है, एक्चुअल में पीने नहीं लग जाना है आप लोगों ने। ठीक है, ये याद करने के लिए, बैड बियर रॉट्स अवर यंगर्स बट वोडका गोज वेल गेट सम नाउ। तो ये यहाँ से आपको कलर कोडिंग याद हो जाएगी। बी ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू वायलेट ग्रे वाइट गोल्ड सिल्वर एंड नन। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम जो है वो क्या करते चले जाएंगे, नंबर्स देते चले जाएंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे। जब हम ये पूरा अपना फ्रेज लिख लेंगे यहाँ पर, इसका फर्स्ट लेटर बी बी आर ओ यू वाई जी बी, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वाइट तक आके ये हमारा स्टॉप हो जाएगा। और यहाँ पर भी आपने दोबारा से एक रो बनानी है, उसमें आप ये लिख लेंगे। अच्छा, यहाँ तक हमने इसको लिख लिया। अच्छा, ये जो थर्ड रो है, थर्ड रो बनाने की जरूरत है। ओके, सिर्फ 2 काफी है। अच्छा, और उसके बाद थर्ड रो मेरे हिसाब से ये वाली, ये थर्ड रो जो बनेगी ये सिग्निफिकेंट फिगर्स की नहीं बनेगी, ये मल्टीप्लायर्स की बनेगी। यानी अब आप यहाँ पर सबसे पहले क्या लगाएंगे, 1, फिर यहाँ पर एक 0 लगाएंगे, फिर यहाँ पर 2 0 लगाएंगे, फिर इधर 3 0, 3 है ना तो 3 0 लगेंगे, 4 है तो 4 0 लगेगा, 5 है तो 5 0 एंड 6 0 7 0 8 0, ठीक है, 9 0, और ये यहाँ तक आके स्टॉप हो जाना है। अच्छा, 9 तक आके आपने स्टॉप हो जाना है। उसके बाद ये आती है टॉलरेंस। तो ये तो अभी यहाँ पर जरा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ग्राफ है, अभी मैं नहीं इसके अंदर जा रही हूँ। नेक्स्ट फिगर मैं आपको दिखाती हूँ जिसमें थोड़ा सा ये इजी हो जाएगा, तो हमें समझने में आसानी होगी। यानी बेसिकली हमारे पास 4 कॉलम्स होने चाहिए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के और एक मल्टीप्लायर का और एक टॉलरेंस का। अब ये जो कलर कोडिंग है इसके जरिए मैं समझने की कोशिश करती हूँ कि ये जो वैल्यू है मेरे रजिस्टर की वो क्या है।
ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखिए ये वाला जो कलर है, ये वाला कलर, ये कहीं मैच हो रहा है हमारे कलर कोड से, ये मुझे ऑरेंज सा लग रहा है। ओके, ये देखिए ये इससे मैच हो रहा है। तो ये जो फर्स्ट हमारा बैंड है ये ऑरेंज कलर का है, ये भी ऑरेंज कलर का है, और फिर ये वाला कलर जो है वो मुझे कौन सा लग रहा है, ब्राउन। ठीक है, तो अब मैं इसकी वैल्यू लिखती चली जाऊंगी। इस ऑरेंज का मतलब क्या है कि ये यहाँ से मैं रीड करूंगी, फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर इसका क्या हो गया, 3। ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट बैंड है, 3 हो गया। अच्छा जनाब, फिर सेकंड जो है सिग्निफिकेंट फिगर देखेंगे हम, ये वाला ये भी ऑरेंज ही है तो ये भी 3 आएगा, तो यहाँ पर देखें 3 एंड 3। ठीक है, और उसके बाद ये जो है ना ब्राउन कलर है। ठीक है, तो ये जो ब्राउन कलर है, इस ब्राउन कलर के अंदर अब हमें क्या लगाना है, थर्ड बैंड जो होता है वो मल्टीप्लायर का होता है। 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए, थर्ड बैंड मल्टीप्लायर का होता है, तो ब्राउन कलर जो होगा वो क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 10। तो 33 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ में तो 330 हमारे पास बन जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस, 330 ओम्स। ओके, मैं इसको आसान डायग्राम के अंदर समझा देती हूँ और फिर हम दोबारा यहीं आएंगे, इसी को सॉल्व करेंगे। इधर देखते हैं। ये देखें जनाब, ये जो है ना मेरे पास एक रेजिस्टर है, इसकी कलर कोडिंग हो गई, और इसमें अब ये 4 बैंड रेजिस्टर है, और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर गैप ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि हमने लेफ्ट हैंड साइड से इसको पढ़ना शुरू करना है, येलो से स्टार्ट करना है हमें। तो फर्स्ट जो हमारा बैंड है वो येलो है, फिर सेकंड वॉयलेट है, फिर रेड है, और फिर गोल्डन कलर का है। तो ये देखिए, ये यहाँ पर क्या चीज होती है, फर्स्ट जो चीज होती है वो रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर को, सेकंड भी सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर को, तीसरी चीज जो कलर शो कर रहा होता है वो मल्टीप्लायर होता है, और चौथी चीज जो होती है वो टॉलरेंस होती है। तो यहाँ पर हमारे पास ये चीजें सब मौजूद हैं, ये हमने वही लिख दिया है कलर कोडिंग, ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू वॉयलेट ग्रे व्हाइट, और सिल्वर और गोल्डन को यहाँ पर लिख दिया है, क्योंकि इसके कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होते हैं, ये सिर्फ टॉलरेंस के लिए होता है। और इसके हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पर लिख दिए और मल्टीप्लायर्स भी। अब देखें, अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, येलो का कलर कोड लिखेंगे, तो येलो का कलर कोड क्या आ गया, 4। ठीक है, फिर ये सेकंड जो डिजिट है, फिर सेकंड में देखेंगे, ये सेकंड वॉयलेट का आ गया 7, तो ये क्या बन गया, 4 एंड 7। अब ये जो थर्ड नंबर है, ये थर्ड नंबर क्या होता है, मल्टीप्लायर। तो अब हम इस मल्टीप्लायर के अंदर देखें। ओके, तो मल्टीप्लायर का कलर है रेड, तो जनाब रेड का मतलब है 2, इसका मतलब है 2 दफा, यानी कि 0 हमें लगाना है 1 के बाद, 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो 47 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अच्छा, और ये जो गोल्ड और सिल्वर होता है ये टॉलरेंस होती है। टॉलरेंस का मतलब है इसमें कितने परसेंट एरर है। गोल्डन का मतलब है कि ये जो वैल्यू हमने निकाली है 47, ये देखिए कितनी निकली, 4700। 4700 ये गलत लिखा हुआ है, किलो नहीं, दिस इज 4700, 4.7 किलो हो जाएगा ये। इसको मैं करेक्ट कर देती हूँ। दिस इज 4.7 किलो। ठीक है, क्योंकि ये 4700 था ना, 4700 था ये, तो अगर मैं एक पॉइंट इधर लगा दूंगी तो ये बन जाएगा 4.7, 3 जीरो है, तो ये 10⁻³ बन जाएगा, और 10⁻³ का मतलब होता है 4.7, 10⁻³ का मतलब होता है किलो। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। अच्छा, टॉलरेंस जो होती है उसका मतलब ये होता है कि इसमें एरर है।
एरर जो है वो कितना है इसके अंदर, ±5%, यानी ये जो वैल्यू आपको गिवन है इसमें ±5% एरर हो सकता है। ये इससे +5% ज़्यादा और -5% यानी कम हो सकती है। यानी कि अगर किसी जगह पर अगर 100 ओम्स की वैल्यू है रेजिस्टेंस की और उसके साथ +5% टॉलरेंस है, तो इसका मतलब ये है कि ये 100 नहीं होगी वैल्यू, एक्चुअल में ये होगी या तो 95 या फिर इसकी वैल्यू होगी 105। तो इस रेंज के अंदर ये वैल्यू जो है ना ये हो सकती है रेजिस्टेंस की, ठीक है। यानी कि ये अगर आप एक्चुअल में जब इसको सर्किट के अंदर लगाएंगे तो इसकी वैल्यू जो है वो 95 ओम से लेके 105 ओम्स तक कहीं भी वैरी जो है वो करेगी। तो इस टॉलरेंस का मतलब ये होता है। तो मेरा ख्याल है यहाँ पर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसकी एक आध एग्जांपल जो है वो मैं और आप लोगों को करने के लिए दूंगी प्रैक्टिस, तो आप लोगों को और अच्छे से समझ आ जाए। तो आप लोगों ने बस सिर्फ इस वाली डायग्राम को, ये वाली जो कलर कोडिंग है ना ये बहुत आसान है, इसको आप लोग ध्यान में रख लीजिए ये वाली चीजें। और बाकी और बहुत ज्यादा 4 बैंड 5 बैंड के अंदर नहीं जाए, ठीक है। ये सॉरी 4 बैंड तक तो हमने कर लिया, 5 बैंड 6 बैंड के अंदर नहीं जाए। मैक्सिमम भी जो है ना वो हमारे पास 4 बैंड्स होते हैं। अच्छा बाज दफा क्या होता है कि जैसे ये डायग्राम, ये सिर्फ इसमें 3 बैंड्स है ना, तो हम 3 बैंड्स तक जैसे हम लोगों ने यहाँ पर स्टॉप कर दिया, और 4 बैंड्स हैं, 4 बैंड्स तक हमने इसको करना सीख लिया। 5 बैंड और 6 बैंड मैंने आप लोगों को नहीं बताया है कि इसको किस तरह से लेते हैं, इसको छोड़ दें। लेकिन ये कि आप लोगों की इंफॉर्मेशन के अंदर होना चाहिए कि कलर कोडिंग किस तरीके से की जाती है। तो अभी हम सिर्फ और सिर्फ 3 बैंड 4 बैंड वाले जो रजिस्टर्स हैं उनकी हम लोगों ने कलर कोडिंग करना सीखी है। अच्छा जनाब, नेक्स्ट जो चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ जिसमें स्टूडेंट्स अमूमन कंफ्यूज हो जाते हैं, वो है यूनिट कन्वर्जन। किस तरीके से हम लोग जो है वो वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं, प्रीफिक्स को हम चेंज कर सकते हैं। तो इसकी एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं। अच्छा बाज दफ़ा जो है वो हमें रेजिस्टेंस गिवन होती है। फॉर एग्जांपल नंबर 1 रेजिस्टेंस हमें गिवन होती है मेगा ओम्स के अंदर, ठीक है। लेट सपोज दिस इज 3 मेगा ओम्स। तो अब उसमें हमें कन्वर्ट करना होता है किसके अंदर, ओम्स के अंदर। खाली ओम्स में आप इसको कन्वर्ट करिए। तो अब स्टूडेंट्स को जो है ना मेगा ओम से ओम्स में इसको कन्वर्ट करना नहीं आता। तो ये जो है मैं आप लोगों को एक तरीका बता रही हूँ, वो थोड़ा सा है तो लेंदी, लेकिन अ, अगर आप लोगों के जहन में वो चीज़ बैठ जाएगी तो आप फिर कभी भी यूनिट को कन्वर्ट करने में कहीं भी दूसरी ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स में भी कंफ्यूज नहीं होंगे। मिसाल के तौर पर ही देखें, डेसी, सेंटी, ठीक है, और किलो है, सॉरी मिली भी है, ठीक है, मिली, किलो है, मेगा है। यानी ये हमारे पास प्रीफिक्स हो गए ना। इनकी जो वैल्यू होती है बेसिकली ये क्या होती है, 0.1, इसकी वैल्यू होती है 0.01, मिली की वैल्यू होती है 0.001, किलो की वैल्यू कितनी होती है 1000, ठीक है। इसी तरह से माइक्रो भी होता है, नैनो भी होता है। ये इतने बहुत सारी प्रीफिक्सेस तो आप लोगों को अंदाजा होगा कि बहुत सारे। मेगा की वैल्यू होती है 10⁻⁶। अच्छा अब जो है ना वो क्या करना है हमें, 3 मेगा ओम्स को हम सिर्फ और सिर्फ ओम्स के अंदर कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो हम हमारे पास जो ये चीज है ना ये मेगा, ये हमारे पास ये एक एक्स्ट्रा आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जस्ट इस मेगा की वैल्यू को हम लिख देंगे, और ओम्स हमें चाहिए तो हम ओम्स ऐसे ही रहने देंगे। मेगा की वैल्यू कितनी होती है 10⁻⁶ ओम्स। तो ये हो गया कन्वर्ट, 3 मेगा ओम्स कन्वर्ट हो गया ओम्स के अंदर। जस्ट हमने प्रीफिक्स की वैल्यू यहाँ पर लिख दी। दिस इज दी सिंपलेस्ट एग्जांपल, ठीक है। और सेकंड मैं उल्टा कर लेती हूँ उसको, मैं इसको सपोज कर लेती हूँ कि ये वैल्यू 3 ओम्स थी
और मुझे इसको मेगा ओम्स में कन्वर्ट करना है। आई वांट इट इनटू मेगा ओम्स। तो अब मैं क्या करूँगी? तो इसका आसान सा तरीका ये है कि मुझे मेगा ओम्स चाहिए ना, तो ऊपर भी मैं मेगा ओम्स कर दूंगी और नीचे भी मैं मेगा, यानी कि ऊपर मेगा से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी मैंने डिवाइड कर दिया। कोई फर्क तो नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे मेगा ओम के अंदर कन्वर्ट करना है। तो अब मैं कैसे इसको कन्वर्ट करूंगी? मेगा ओम तो बन गया, लेकिन अब मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू लिख लूँ। 3 डिवाइडेड बाई 10⁶, ये हो गया जनाब मेरा मेगा ओम्स। और ये 10⁶ यहाँ पे अभी प्लस में है, जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 3 इंटू 10⁻⁻6 मेगा ओम्स। हो गया सॉल्व। ठीक है, कितना आसान है। यानी अगर बाज दफा आपको प्रीफिक्स को खत्म करना होता है तो आपने सिर्फ उसकी वैल्यू पुट अप कर दी, लेकिन अगर वो प्रीफिक्स आपको ऐड करना है तो आप उसको ऐड कैसे करेंगे? ऊपर और नीचे डिवाइड करके। एक और एग्जांपल करते हैं, थर्ड एग्जांपल। मिसाल के तौर पे मेरे पास जो है वो क्या है, 5 माइक्रो ओम्स की कोई रेजिस्टेंस है। ठीक है, उसको मुझे कन्वर्ट करना है किसके अंदर? उसको मुझे कन्वर्ट करना है मिली ओम्स के अंदर। मिली ओम्स में वही मैं इसको बताऊंगी वो क्या है। अच्छा जनाब, मैं इसको क्या करूंगी? 5 माइक्रो को मैं अलग कर दूंगी और यहाँ पर मैं मिली, कैपिटल एम मेगा होता है और स्मॉल एम मिली होता है। ओके, मिली ओम्स से मैं इसको मल्टीप्लाई भी कर दूंगी और मिली से मैं इसको डिवाइड भी कर दूंगी। तो मेरा ये पूरा के पूरा फैक्टर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा मिली में। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसकी वैल्यूज लिख देती हूँ। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6 और मिली का मतलब होता है 10⁻⁻3। ठीक है, 10⁻⁻3 यहाँ मैंने डेसिमल्स में लिखी है कॉर्नर में वैल्यू, लेकिन अगर मैं 10 की पावर में लिखूँ तो इसी तरीके से लिखी जाती है। तो अब इसको मैं सॉल्व कर लेती हूँ। ये मेरे पास क्या हो गया? 5 इंटू 10⁻⁻6, ये माइनस का 3 है, ऊपर जाएगा तो ये प्लस का 3 बन जाएगा और ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 5 इंटू 10⁻⁻3 मिली ओम्स। सही, यानी मुझे जो भी यूनिट चाहिए उसको मुझे सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ता। अगर एक और एग्जांपल देख लेते हैं, अगर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ जो है वो 5 माइक्रो ओम्स होता और वो मुझसे कहते हैं कि अच्छा भाई आप इसको ओम्स में कन्वर्ट करें, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। मैं माइक्रो को हटा के यहाँ पर जस्ट 10⁻⁻6 कर लेती और मेरे पास ये ओम्स में कन्वर्ट हो। तो मेरा ख्याल है कि ये जो पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत सारे अदर देन सर्किट थ्योरी यूनिट कन्वर्जन के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा हम छोटे से बड़े में जा रहे हैं तो बड़े से छोटे में जा रहे हैं तो डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई करें। तो ये तरीका ज़्यादा आसान है कि आप जस्ट अपनी रिक्वायर्ड प्रीफिक्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें और फिर उसको सॉल्व कर लें बकिया पार्ट को, तो आपके पास कन्वर्जन जो है वो हो जाती है। अच्छा, यहाँ का जो लेक्चर है मैं अभी स्टॉप कर रही हूँ। लेक्चर नंबर 4 फिनिश हो गया है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नया टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी। उसमें हम पावर सप्लाईज वगैरह देखेंगे कि क्या होती हैं पावर सप्लाई, सोर्सेज क्या होती हैं।